किसी भी देश का झंडा वो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता, है ना? वो उस देश की आत्मा होती है, उसके संघर्ष और उसके सपनों की कहानी कहता है। तो चलिए आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज, हमारे प्यारे तिरंगे की इस जबरदस्त यात्रा पर चलते हैं। जरा सोचिए, करोड़ों लोगों के देश को एक धागे में पिरोने के लिए एक सिंबल, एक प्रतीक कैसे बनाया जाए। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जरूरत थी। एक ऐसा प्रतीक जो पूरे देश को जोश से भर दे। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आज हम जो तिरंगा देखते हैं उसकी कहानी कई पुराने और बहुत महत्वपूर्ण झंडों से जुड़ी हुई है और हर एक की अपनी एक अलग ही दास्तां है। ये स्लाइड हमें उस सफर की एक छोटी सी झलक देती है जिस पर हम अभी निकलने वाले हैं। 1906 के पहले अनऑफिशियल सिंबल से लेकर 1921 के गांधीवादी आदर्शों तक हर झंडे ने हमारी आज़ादी की लड़ाई में एक नया और बहुत ज़रूरी पन्ना जोड़ा। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1906 में कलकत्ता से, जो उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी। ये वो दौर था जब बंगाल के बंटवारे के बाद पूरे देश में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और भारतीयों के बीच राष्ट्रीय पहचान की भावना तेजी से बढ़ रही थी। इस झंडे के सिंबल्स बड़े दिलचस्प हैं। 8 कमल उस समय के ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को दिखाते थे, जो एक तरह से एक मुत्तहिद भारत का शुरुआती विचार था। सूर्य और अर्धचंद्र हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतीक थे, जो एकता का एक बड़ा ही मजबूत संदेश दे रहे थे। अब कहानी में एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ आता है, जो हमें भारत की सरहदों से बहुत दूर ले जाता है। हम कलकत्ता से सीधे पहुंचते हैं जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर, जहां भारत की आज़ादी की लड़ाई पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया का ध्यान खींचने वाली थी। मैडम भीकाजी कामा, जो उस समय देश से बाहर एक भारतीय क्रांतिकारी थी, उन्होंने जब ये झंडा जर्मनी में फहराया तो ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये दुनिया भर के लिए एक बहुत ही हिम्मत भरा ऐलान था। इस एक काम ने आज़ादी के आंदोलन को ग्लोबल स्टेज पर ला खड़ा किया और दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार हैं। वक्त थोड़ा और आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं साल 1917 में। इस दौर में आज़ादी के लिए एक नया नज़रिया सामने आ रहा था। पूरी तरह से आज़ादी की मांग करने के बजाय कई नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही होम रूल यानी स्वर शासन की बात कर रहे थे। इस झंडे का डिज़ाइन बहुत ही अनोखा था और उस समय के राजनीतिक माहौल को बिल्कुल साफ साफ दिखाता था। इसमें एक कोने में ब्रिटिश यूनियन जैक था, जो ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध को दिखाता था, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के प्रतीक सप्तर्षि के 7 तारे थे। ये इस बात का प्रतीक था कि आंदोलनकारी ब्रिटिश शासन के तहत ही सेल्फ रूल चाहते थे। अब हम झंडे के विकास में एक बहुत ही अहम मोड़ पर आते हैं। 1921 में पिंगली वेंकैया नाम के एक युवा स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को एक झंडा पेश किया। यही वो डिजाइन था जिसने हमारे आखिरी राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी और स्वतंत्रता आंदोलन के सिंबल को हमेशा के लिए बदल दिया। इस झंडे के बीचों बीच था चरखा। गांधी जी के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल था। ये सिर्फ एक औजार नहीं था, बल्कि ये आर्थिक आज़ादी, आत्मनिर्भरता और सभी समुदायों की एकता को दिखाता था। गांधी जी के कहने पर ही इसमें शांति और बाकी सभी समुदायों के प्रतीक के तौर पर सफ़ेद पट्टी भी जोड़ी गई, जिससे ये सचमुच में सबका प्रतीक बन गया। इन सभी ऐतिहासिक पड़ावों और बदलावों से गुजरने के बाद अब हम उस डिज़ाइन पर पहुंचते हैं जिसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में चुना गया। एक ऐसा प्रतीक जो एक नए राष्ट्र की उम्मीदों और आकांक्षाओं को अपने अंदर समेटे हुए था। तो 22 जुलाई 1947 को आज़ादी से कुछ ही हफ्ते पहले संविधान सभा ने पिंगली वेंकैया के डिज़ाइन किए गए इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया और इसे हम सब प्यार से तिरंगा कहते हैं, मतलब 3 रंगों वाला। तिरंगे के इन 3 रंगों का मतलब बहुत गहरा है, जो भारत की आत्मा को दर्शाता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, हमारी स्वतंत्रता सेनानियों को एक श्रद्धांजलि। बीच में सफ़ेद पट्टी सत्य और शांति का संदेश देती है और सबसे नीचे हरा रंग देश की जमीन, उसकी उपज और खुशहाली को दिखाता है। और ये एक बहुत ही शानदार और गहरा बदलाव था। झंडे के केंद्र में चरखे की जगह अशोक चक्र को अपनाया गया, जो मौर्य सम्राट अशोक के धर्म चक्र से लिया गया है। ये बदलाव आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर कानून के शासन,
धर्म और देश की लगातार तरक्की के विचार को दर्शाता है। गहरे नीले रंग के इस अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। ये 24 तीलियां दिन के 24 घंटों का प्रतीक हैं, जो जीवन के चक्र और समय की लगातार गति को दिखाती हैं। ये एक शक्तिशाली संदेश है कि राष्ट्र को हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कभी रुकना नहीं है। झंडे के डिजाइन में हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया है, यहाँ तक कि उसके साइज का भी। हमारे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 का होता है। ये ध्वज संहिता का एक बहुत जरूरी नियम है, जो ये पक्का करता है कि झंडा हमेशा सम्मानजनक तरीके से दिखे। लेकिन तिरंगे की कहानी इतिहास में ही खत्म नहीं होती। ये आज भी हमारी जिंदगी का एक जीता जागता हिस्सा है। तो आइए देखते हैं कि आज के भारत में हमारे झंडे की क्या भूमिका है और इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या नियम कानून हैं। भारतीय ध्वज संहिता या अ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो ये तय करता है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमेशा पूरा सम्मान और गरिमा बनी रहे। ये बताता है कि झंडे को कब, कहाँ और कैसे फहराया जाना चाहिए। फिर साल 2002 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा बदलाव हुआ। इस बदलाव ने हर भारतीय नागरिक को किसी भी दिन सम्मान के साथ तिरंगा फहराने का हक दिया। इसने झंडे को सरकारी इमारतों से निकालकर आम लोगों के घरों, गाड़ियों और दिलों तक पहुंचा दिया और ये सच में लोगों का ध्वज बन गया। तो चलिए फटाफट से उन खास बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने जानी हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को महान डिजाइनर पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसके केंद्र में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जो तरक्की का प्रतीक है। इसका अनुपात हमेशा 3:2 होता है और इसे हमेशा खादी से बनाया जाना चाहिए, जो आत्मनिर्भरता के गांधीवादी आदर्शों को एक सलाम है।